जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो आज की महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरों में खबर निकल कर आ रही है कि जिग्नेश मेवाणी, गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार, काफ़ी चर्चित चेहरा है भारत का, वो दोनों कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं 28 सितंबर को, यानी कल वे कांग्रेस में अपनी सदस्यता लेंगे। इसी के साथ खबर आ रही है ममता बनर्जी से रिलेटेड। ममता बनर्जी को इटली जाने से रोक दिया गया है। कोई सम्मेलन में जाना चाहती थी ममता बनर्जी, लेकिन उनको इटली जाने से रोक दिया गया है केंद्र की तरफ से। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में ये दिखाया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश दौरा रद्द करके भारत वापस लौटने वाले हैं। इसी के साथ खबर आ रही है कि चन्नी जी का मंत्रिमंडल गठित हो चुका है। कई पुराने चेहरे भी रखे हैं, लेकिन नए चेहरों को भी स्थान दिया गया है पंजाब के सरकार ने मंत्रिमंडल में। उसी के साथ गुजरात से शेरी गरबा को रिलेटेड नई गाइडलाइन, विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। कल ही गुजरात सरकार की तरफ से एक न्यूज़ आई थी, थोड़े दिनों पहले ही उन्होंने 400 लोग एक साथ गरबा खेल सकते हैं ये बताया था। अब वही गाइडलाइन को विस्तृत कर दिया है। इसी के रिलेटेड खबर है। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुके हैं 26 सितंबर 2021 और दिन हो चुका है रविवार। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर में है राहुल की युवा ब्रिगेड 28 सितंबर को कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। कन्हैया और जिग्नेश मेवाणी, इन दोनों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी 28 सितंबर को कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि हाल ही में कन्हैया कुमार ने इस बारे में राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के पास कन्हैया कुमार के लिए प्लान है, जिस पर अमल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से पहले कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी ने माहिर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी। बढ़ती अगली खबर की ओर। अगली खबर में है रीट के दौरान इंटरनेट बंद रहेगा। बीकानेर, उदयपुर, जयपुर के ग्रामीण विस्तार, सीकर सहित कई जिलों में पाबंदी। अधिकारी कर्मचारी भी नहीं ले जा सकेंगे एग्जाम सेंटर पर मोबाइल। जी दोस्तों, राजस्थान में लीज लाइन को बंदी से मुक्त रखा गया है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं प्रभावित होने वाली है रीट के एग्जाम से, इसीलिए। तो इसी के रिलेटेड खबर है, रीट में नकल को रोकने के लिए राजस्थान ने कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद करने की घोषणा की है। उदयपुर जिले में लासड़िया और कोटड़ा तहसील को छोड़कर सब जगह रविवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। जयपुर संभाग के सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर जिलों में भी एहतियातन इंटरनेट बंद रखा जाएगा। जयपुर संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने आदेश जारी कर कहा है कि जयपुर महानगर क्षेत्र को छोड़कर जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपूर्ण अलवर, दौसा और झुंझुनू जिलों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सेवाएं बंद रखी जाएगी। इसी तरह सीकर जिले में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रखने का निर्णय लिया गया है। लीज लाइन को इससे मुक्त रखा गया है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है मोदी का अमेरिकी दौरा खत्म। UN की जनरल असेंबली में भाषण के बाद प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना। US ने लौटाई 157 कलाकृतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा शनिवार रात को खत्म हो गया। वो न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिका ने मोदी को 157 कलाकृतियां लौटाई है। ये कलाकृतियां कोई शताब्दी पुरानी हैं, तो इन्हें तस्करी कर अमेरिका ले जाया गया था या तो चोरी करके अमेरिका ले जाया गया था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था। इस इवेंट के लिए PM मोदी अमेरिका के वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क पहुंचे थे। उन्होंने UNGA के 76वें समिट में भाषण की शुरुआत नमस्कार साथियों से की थी, जो अब उनका दौरा खत्म हो चुका है और वे भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में राजस्थान में बदलाव से पहले हलचल तेज। दिल्ली में लॉबिंग में जुटे नेता 1 अक्टूबर को दिग्विजय का जयपुर में मंत्रियों विधायकों से मिलने का कार्यक्रम रद्द, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस में भी
हलचल बढ़ती नजर आ रही है। पहले भी पायलट और गहलोत खेमे के बीच द्वंद्व देखा गया है, मनमुटाव देखा गया है। तो सचिन पायलट की नाराजगी कांग्रेस कैसे दूर करेगी, क्या कुछ हो सकता है, क्या हलचल मची है राजस्थान की सियासत में, जानते इस रिपोर्ट में। पंजाब के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान सरकार और संगठन में बदलाव की तैयारी कर रहा है। बदलावों से पहले कांग्रेस में दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में इन बदलावों का खाका तैयार करने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सचिन पायलट कल से दिल्ली दौरे पर है। शुक्रवार को पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। सचिन पायलट शनिवार को भी कई नेताओं से मिल रहे हैं। इन मुलाकातों को राजस्थान में बदलाव से पहले की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। 1 अक्टूबर को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के प्रस्तावित दौरे पर मंत्री विधायकों की बैठक लेने के कार्यक्रम में भी सियासी हलकों में चर्चाएं छेड़ दी हैं। हालांकि शनिवार देर शाम दिग्विजय के मंत्रियों व विधायकों से मिलने के कार्यक्रम को रद्द भी करा दिया गया है। अब वे जयपुर में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि उनके मुलाकात का कार्यक्रम घोषणा गलत मैसेज के हो गई थी, लेकिन अब वह कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार है मध्य प्रदेश में सम्राट मिहिर जाति विवाद पर हाईकोर्ट का आदेश। कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाए, रिपोर्ट आने तक शीला पट्टिका को ढककर रखा जाए। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सम्राट मिहिर भोज की जाति विवाद मामले में कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शनिवार को कहा है कि शीला पट्टिका विवाद का कारण बनी है, इसलिए कमेटी की रिपोर्ट आने तक शीला पट्टिका को ढककर रखा जाए। मिहिर भोज की वीरता और उनके कार्यों से प्रेरणा लेने के लिए मूर्ति को खुला रखे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि दोनों समाज के लोगों में संयम बरतने की उम्मीद की जाती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन से उम्मीद की गई है। मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है। आपको बता दें कि ग्वालियर के समाज सेवी राहुल साहू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और कोर्ट से कहा गया था कि ये तर्क दिया गया था कि सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर दोनों समाजों में विवाद चल रहा है, इससे शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। तो इसी के रिलेटेड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर बयान दिया है कि जब तक ये मामला सुलझाया नहीं जाता, इस पर पट्टी ढांक कर रखी जाए और 20 अक्टूबर को इसकी अगली सुनवाई होनी है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में पानीपत में आज किसान महापंचायत 11 बजे शुरू होगी। 40,000 किसानों को परोसे जाएंगे लड्डू और खाना। किसानों के लिए अनाज मंडी पहुंचने के लिए 5 रूट तय किए गए हैं। तो किसान आंदोलन की आज महापंचायत है हरियाणा में। तो हरियाणा के पानीपत में आज 26 सितंबर रविवार को जिला स्तरीय किसान महापंचायत का आयोजन शुरू किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से महापंचायत शुरू होगी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मुख्य अतिथि होंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और संयुक्त राष्ट्र मोर्चा की अभिमन्यु गुहाड़, रवि आजाद, मंजीत सिंह समेत अन्य किसान नेता भी शामिल होंगे। मंच पर अतिथि और नीचे किसान, किसी के लिए भी सोफे और कुर्सी नहीं होगी। आपको बता दें कि सभी जमीन पर बैठेंगे। महापंचायत में 4 प्रदेशों के हजारों किसानों के जुटने का दावा किया गया है, लेकिन 40,000 लोगों के लिए खाना भी तैयार किया जा रहा है। खाने में पूरी, आलू पेठा की सब्जी और लड्डू परोसे जाएंगे। महापंचायत में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को और मजबूत बनाने की रणनीति भी बनाई जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है बिहार में कन्हैया ही क्यों बनेंगे कांग्रेस के खिवैया। कांग्रेस को ऐसा युवा नेता चाहिए जो केंद्र और बिहार दोनों जगह की राजनीति में एक्टिव रहे। कन्हैया इसमें फिट बैठते हैं। पीएम मोदी के भी कट्टर विरोधी रहे हैं। तो कांग्रेस ऐसा युवा नेता खोना नहीं चाहती, इसलिए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपने खेमे में शामिल करने का बंद बना लिया है और 27-28 तारीख को इनकी एंट्री कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर की जाएगी। कन्हैया कुमार बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एंट्री कांग्रेस में करा रहे हैं, क्योंकि पहचान राष्ट्रीय स्तर की भी है कन्हैया कुमार की। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना करने वाले नेताओं में सबसे आगे हैं। बिहार कांग्रेस का चेहरा वे हो सकते हैं, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। जगन्नाथ मिश्र के हाथ से सत्ता जाने के बाद उस कद का कोई नेता कांग्रेस बिहार में नहीं दिखा है। लालू प्रसाद ने जितनी सीटें चाही कांग्रेस के गठबंधन में, उतनी सीटें चुनाव में मिलती थी। तारिक अनवर, शकील अहमद,
रामजतन सिन्हा, अनिल शर्मा जैसे नेता रहे, पर कांग्रेस की स्थिति बिहार में बद से बदतर होती गई। अब बिहार कांग्रेस को तेज तर्रार युवा नेता की तलाश है। कांग्रेस देश और बिहार दोनों स्तर पर कन्हैया कुमार में तेज देख रही है। कन्हैया को कांग्रेस में शामिल कराकर कहीं से राज्यसभा भेज दिया जाएगा तो कन्हैया की एक्टिविटी बढ़ सकती है नेशनल फ्रंट पर भी। तो कन्हैया कुमार को इसीलिए कांग्रेस खोना नहीं चाहती और इसीलिए बिहार में कन्हैया कुमार कांग्रेस का मजबूत चेहरा बनकर उभरेंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, मौत के 16 साल बाद होगा फौजी का अंतिम संस्कार। 2005 में एक चोटी पर तिरंगा फहराने के बाद खाई में गिरे थे अमरीश। रेवाड़ी के फौजी जगमाल का 45 साल बाद बर्फ में दबा मिला था शव। उत्तराखंड में हिमालय की पहाड़ियों में गाजियाबाद के फौजी अमरीश त्यागी की लाश 16 साल बाद बर्फ में दबी मिली है। साली गांव निवासी अमरीश त्यागी भारतीय सेना में पर्वतारोही फौजी थे। 23 सितंबर 2005 को वह संतोपंथ चोटी पर तिरंगा फहराने के बाद लौटते वक्त खाई में गिर गए थे। अमरीश की लाश अब 23 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में बर्फ में दबी मिली है। हालांकि बर्फ हटने और हवा के संपर्क में आने से शरीर में सड़न गलन शुरू हो गई है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले भी बर्फ में शव मिलते रहे हैं। आपको बता दें कि वहां का तापमान 0 से नीचे होता है, इसीलिए शव काफी सालों तक भी सुरक्षित बर्फ में दबे रहते हैं। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, चक्रवात गुलाब का असर। मानसून की विदाई में गुलाब कराएगा देरी। खत्म होने तक 100% के आंकड़े तक पहुंच सकती है भारत की बारिश। तो ये विस्तृत खबर चक्रवात और मानसून के लेट जाने से रिलेटेड है। मानसून इस बार पूरे भारत में लेट जाएगा और सर्दियां भी लेट ही शुरू होगी। तो बंगाल की खाड़ी में शनिवार को दिन में बना डीप डिप्रेशन शाम तक चक्रवाती तूफान गुलाब में तब्दील हो गया। रविवार की शाम यह तूफान उत्तरी आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम व दक्षिणी ओडिशा, गोपालपुर के बीच कलिंगपट्टनम के पास तट से टकराएगा और लगातार पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात तक जाएगा। इस दौरान रविवार से मंगलवार सुबह तक इन सभी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। हालांकि जैसे जैसे यह सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा इसकी तीव्रता कम होती जाएगी। गुजरात पहुंचने तक यह कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद भी लगातार 2 कम दबाव के क्षेत्र और विकसित होने की संभावना है। दोनों ही तीव्रता में कमजोर होंगे, लेकिन मानसून के प्रवाह को सितंबर के खत्म होने तक बनाए रखेंगे। सीजन खत्म होने की आखिरी तारीख यानी 30 सितंबर तक देश में 100% के आसपास मानसूनी बारिश दर्ज हो सकती है। तो तूफानों की सूची में ये नाम पाकिस्तान की ओर से दिया गया है। उसकी गति 75-85 किलोमीटर प्रति घंटा की रह सकती है। यदि यही गति रही तो गुलाब इसे नाम दे दिया जाएगा। स्काईमेट वेदर के वैज्ञानिक महेश पालवत ने कहा है कि तूफान के विकसित होने के 24 घंटे से भी कम समय में यह जमीन पर पहुंच चुका होगा। इसलिए यह मानसून के दस्तक देने के पहले ताउते और याश तूफान जितनी बारिश नहीं दे पाएगा, क्योंकि समुद्र से नमी लेने के लिए इससे ज्यादा वक्त नहीं मिल सकेगा। जो तूफान जमीन पर पहुंचने के पहले 3 से 4 दिन तक समुद्र में ही रहते हैं, उनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। आपको बता दें कि इस तूफान से दलहन व सोयाबीन को नुकसान होगा। वहीं बिजली उत्पादन के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित होगी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, पंजाब के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। शाम 4:30 बजे चंडीगढ़ में होगा समारोह। चंडीगढ़ में 15 विधायक लेंगे गोपनीयता और पद की शपथ। 6 नए चेहरे पहली बार कैबिनेट में दिखेंगे। पंजाब के नए मंत्री आज शपथ लेंगे। रविवार शाम 4:30 बजे चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। इसमें 6 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन भी किया गया है। मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी इनका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अंतिम सूची में जिन नामों पर मुहर लगी है उनमें 8 कैप्टन सरकार के समय कैबिनेट में थे, जबकि अब वापसी इनकी हो गई है। इसके अलावा 7 नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। लंबे मंथन के बाद शनिवार को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गवर्नर बीएल पुरोहित से मुलाकात की थी और उन्हें आज का समय मिला था। तो आज सभी विधायकों की शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और सारे के सारे मंत्री बन चुके होंगे। तो आज शपथ ग्रहण के बाद चन्नी सरकार
मजबूत हो जाएगी। अब इन मंत्रियों की वापसी हुई है तो मनप्रीत बादल, ब्रह्म महिंद्रा, विजय इंद्र सिंगला, रजिया सुल्तान, अरुणा चौधरी, भारत भूषण आशु, तृप्त राजिंदर बाजवा और सुखविंदर सिंह की वापसी हुई है चन्नी कैबिनेट में, जो पहले भी कैप्टन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है सरकार ने त्योहारों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की। तो गुजरात सरकार की तरफ से ये खबर आ रही है, गरबा दुर्गा पूजा उत्सव मनाने और वैक्सीन की दोनों खुराक लेना जरूरी होगा अगर ये उत्सव आप मनाना चाहते हैं। नॉन एसी में 100 और एसी बस में 75% यात्री बैठ सकेंगे। गुजरात से ये समाचार आ रहे हैं, राज्य सरकार ने भले ही नवरात्रि त्योहार के दौरान ध्यान में रखते हुए सोसाइटी और फ्लैट में आयोजित होने वाले गरबे में 400 लोगों को मंजूरी दे दी है, लेकिन मंजूरी देने के ठीक एक दिन बाद यानी शनिवार को गृह विभाग ने इसकी विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। इसके अनुसार गरबा और दुर्गा पूजा, शरद पूर्णिमा, दशहरा जैसे त्योहारों को मनाने से पहले वैक्सीन की दोनों खुराकें लेनी होगी। गरबा खेलने वालों के लिए तो खासकर दोनों डोज लेना जरूरी होगा। सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी को भी सूचित कर दिया गया है। फिलहाल सरकार कोरोना महामारी को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाह रही है। यही कारण है कि पार्टी प्लॉट, क्लब अथवा खुली जगहों पर कमर्शियल तौर पर गरबे का आयोजन फिलहाल रोक दिया गया है। बढ़ते अगले समाचार की और अगली खबर में उज्जैन के आसपास गरज चमक के साथ तेज बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत, एक बुरी तरह घायल। तो उज्जैन से खबर आ रही है, उज्जैन में बिजली गिरने की घटना सामने आई है। शनिवार को उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। उज्जैन के नजदीक माकड़ौन तहसील के ग्राम खेड़ा चितावलिया में 3 भाइयों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इसमें 15 वर्षीय अर्जुन व 17 वर्षीय राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। उनका एक भाई भी बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इन दोनों की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, दीदी की फॉरेन ट्रिप को मंजूरी नहीं, ममता बनर्जी को केंद्र ने नहीं दी इटली जाने की इजाजत। वेटिकन में पीस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रही थी ममता बनर्जी। या दोस्तों, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से रिलेटेड ये खबर आई है। केंद्र की सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इटली जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। सीएम ममता इस साल अक्टूबर में वेटिकन में होने वाले विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने जाने वाली थी। यह कार्यक्रम मदर टेरेसा पर केंद्रित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी को इटली जाने की मुख्यमंत्री नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इटली जाने की मंजूरी, दरअसल यह इवेंट जिस लेवल का है उसके लिए एक राज्य के मुख्यमंत्री की भागीदारी को सही नहीं समझा गया है। इस सम्मेलन में जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, पोप फ्रांसिस और इटली के प्रधानमंत्री मोरियो ड्रेगी भी शामिल होंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, सीएम ममता बनर्जी ने उठाया सवाल, पीएम केयर्स फंड को करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन वो करोड़ रुपए गए कहाँ? जी दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये सवाल उठाया है। काफी तीखा सवाल है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम केयर फंड के तहत मिले धन के मामले की पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र का ये कहना काफी निंदनीय है कि संबंधित ट्रस्ट कोई सरकारी कोष नहीं है। बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने ये कहकर हम सबको भ्रमित कर दिया है कि पीएम केयर फंड सरकारी कोष नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष का नियमित तौर पर ऑडिट होता है। पीएम केयर फंड कोविड-19 के लिए बनाया गया था, लेकिन कल उन्होंने केंद्र ने अदालत को बताया कि यह सरकारी फंड नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस न्यूज़ को आपको समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड जारी किया था और कोरोना काल के दौरान हम सभी ने उसकी पीएम केयर फंड में पैसे डाले थे। हमको ये लगा था, काफ़ी ये परसेप्शन बन जाता है कि प्रधानमंत्री ने जारी किया तो हम सरकार में पैसा भर रहे हैं, सरकार इसका उपयोग करेगी। लेकिन अब सरकार ने अदालत में ये कहा है कि ये कोई सरकारी कोष नहीं है, मतलब ये कोई सरकारी धन नहीं है, इसका ट्रस्ट है। और पीएम केयर फंड मतलब ये प्राइवेट बात हो गई, सरकारी बात नहीं है। तो इसका जो भी खर्चा हुआ है, जो क्या कुछ किया है इन लोगों ने, ये सरकार को नहीं बताएंगे। आरटीआई की तहत भी इसकी जानकारी ये लोग नहीं दे सकते, क्योंकि ये ट्रस्ट अब निजी हो गया है, निजी मामला हो गया है। तो पीएम केयर फंड में अक्षय कुमार ने भी करोड़ रुपए डाले थे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने करोड़ रुपए डाले थे, छोटे छोटे लोगों ने, हम जैसे आप जैसे लोगों ने भी पीएम केयर फंड्स में दान
दिया था, अब उस धन का क्या हुआ? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र नहीं किया है। हो सकता है बीजेपी उसका दुरुपयोग करे, अपने राजनीतिक सत्ता की रोटियां सेकने के लिए कर सकता है, इसलिए उसके रिलेटेड तीखी आलोचना की है ममता बनर्जी ने। और उन्होंने कहा है कि पीएम केयर फंड को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, उसका किस में खर्च हुआ, कितना उपयोग हुआ, ये बताया जाना चाहिए, उसकी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए और उसका सरकारी ऑडिट भी होना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है बिहार से। बिहार के राजगीर में बना भारत का अनोखा जू सफारी। जी दोस्तों, बिहार के राजगीर में देश का पहला ऐसा जू सफारी बनकर तैयार हो गया है, जहां 5 तरह के वन्य प्राणी दिखेंगे। अन्य जीवों के लिए इस तरह का ठिकाना देश में नहीं के बराबर है। बिहार के राजगीर में स्वर्णगिरी और वैभारगिरी पहाड़ियों की तलहटी में जू सफारी का मनोरम और अद्भुत नज़ारा देखने लायक है। आपको बता दें कि यहाँ खुले में विचरण करते जंगली जानवरों के बीच पर्यटक सुरक्षित तरीके से वाहनों से भ्रमण कर सकेंगे। और खास बात यह है कि राजगीर जाने के लिए दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना और गया जैसे शहरों से सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध है। पटना, गया और दरभंगा यहाँ के नज़दीकी एयरपोर्ट भी बताए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को भारत बंद पर मिली राहत। जानिए किसान संगठनों ने क्या किए बड़े ऐलान। या दोस्तों, 3 केंद्रीय कृषि काले कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि भारत बंद को हमें समर्थन करना चाहिए। किसान संगठनों का कहना है कि तीनों केंद्रीय काले कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को भारत बंद सबसे बड़ा विचार भारत बंद होगा सोमवार का, क्योंकि इसमें 100 किसान संगठनों के अलावा मजदूर, छात्र के साथ अन्य सामाजिक संगठन भी शामिल हो रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए भी राहत भरी खबर नजर आ रही है। दरअसल किसानों के 27 सितंबर के भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली वालों को राहत दे दी गई है। किसान संगठनों का कहना है कि वह दिल्ली में प्रवेश कर प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसी के साथ परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को भी नहीं रोका जाएगा। तो 27 सितंबर को किसान आंदोलन का भारत बंद है, तो हम सभी को किसान भाइयों को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। तो अब जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहा, भारत का मौसम और कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। भारत के मौसम का पूर्वानुमान। कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई, भारी और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। चक्रवात के बारे में भी सीएमएम ने आपको बताया। तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण तटीय और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर समुद्री लहरें ऊंची उठ रही है, हवा की गति भी तेज हो रही है। दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, गुजरात, उत्तरी कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, मराठवाड़ा, तेलंगाना के शेष हिस्सों, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, झारखंड और कर्नाटक और रायलसीमा के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश संभव है। इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द सीएमएम न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट आपके मोबाइल पर मिल जाए। मिलते अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।